जन स्वास्थ्य का उद्देश्य हमने पढ़ा था कि जन स्वास्थ्य क्या काम करता है कि अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। दूसरा हमने पढ़ा था उद्देश्य क्या होता है कि पोषण संबंधी समस्याओं की रोकथाम करना और उनका बचाव करना। तीसरा हमने पढ़ा था इसका उद्देश्य है पोषण संबंधी समस्याओं का पता लगाना कि ये समस्याएं कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं जिसके कारण से लोगों में पोषण संबंधी समस्याएं पैदा हो गई है। फोर्थ हमने पढ़ा था कि ये जो आपका है ये बहुप्रकृतिक विषय है, यानी कि इसमें हम और भी सब्जेक्टों को इंक्लूड कर रहे हैं और विषय की भी हमें इसमें जानकारी मिल रही है। जैसे कि हमें पूरा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता चलता है, तो हम इस सब्जेक्ट के साथ साथ और विषय की भी जरूरी बातों को पढ़ रहे हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या अपने खान पीन में क्या क्या चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। और फिफ्थ इसका उद्देश्य क्या है कि रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को लंबा करना, कि कोई भी अगर हमें डिसीज हो गई है तो हम उसको प्राइमरी स्टेज पर ही रोक दें और रोक कर लोगों की जो आयु है लाइफ को आगे बढ़ाना, उनको लंबा करना, ये इसका उद्देश्य होता है। क्योंकि कोई भी बेटा बीमारी होती है तो उससे क्या होती है, एज रुक जाती है कि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते तो अगर हमें मेजर प्रॉब्लम हो गई है तो 2 साल 3 साल, अगर हम प्रिकॉशन ले रहे हैं तो दवाइयों के जरिए अपने खान पीन के जरिए उस समस्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारी लाइफ की एज है वो बढ़ जाती है। तो ये इसका उद्देश्य है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ का देश के लिए बहुत, पब्लिक हेल्थ अच्छी रहे ये एक देश के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि उसके रहने वाले नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे तो वो देश अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, डेवलप नहीं कर पाता। इसीलिए हमें पब्लिक हेल्थ की चिंता करनी पड़ती है। ये हमने इसके उद्देश्य पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि कम्युनिटी क्या होती है ना, कि कम्युनिटी क्या होता है कि जब एक से विशेषताएं एक से ग्रुप में पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे सबका लाइफ स्टाइल यानी कि रहने की जो जीवन शैली है वो एक सी हो, या एक जैसी भाषा बोलते हो, एक जैसी परिस्थितियां हो, या एक जैसा स्वास्थ्य समूह हो। जैसे अगर हम इस समय फोकस करें कि इस समय सब लोगों में मेजर प्रॉब्लम क्या हो रही है, कोविड-19 वाली, तो आप पूरा देश उसके प्रिकॉशन के लिए, उसकी रोकथाम के लिए लगा हुआ है कि लोगों में ज्यादा ये बीमारी ना फैले। तो हम उसको, भाई अभी तक वैक्सीन तो नहीं बन पाई, लेकिन हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए सरकार, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब डॉक्टर, सब लोग इसके काम में लगे हुए हैं कि लोगों के स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित किया जा सके और उनके लाइफ स्टाइल, उनकी इम्यूनिटी पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जैसे आप सब अभी इस समय देख रहे हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ये देश में जो ये कुपोषण की समस्या है, कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन, इसकी जो समस्या है वो कैसे उत्पन्न होती है, कि समस्याएं कैसे 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 भारत में दिखाई दे रही हैं। तो हमने उसके रीजन पढ़े थे कि एक तो बच्चे का जब जन्म के समय वेट कम होता है, इस कारण से उसकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बहुत वीक होती है, तो वो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि भारत में मतलब जन्म के समय जो उसका वजन है वो कम होने के कारण, यदि 2.5 से कम वेट वाला बच्चा है तो उनमें ये समस्याएं जल्दी आती हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि 50% जो बच्चे हैं 5 साल की एज से पहले ही कुपोषण के कारण ही उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ये समस्याएं कुछ कमजोर परिवार जो होते हैं, जो अपने बच्चों को मतलब अच्छे तरीके से खाना नहीं खिला पाते जो उसकी एज के लिए नीड होती है, इस कारण से भी ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। चाहे वो उनकी आर्थिक कमजोरी हो जिस कारण से वो नहीं दे पा रहे, या उनको शिक्षा नहीं, ज्ञान नहीं होता कि बच्चे को इस एज में एक ऐसा खाना दिया जाना चाहिए। दूसरा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों में पोषक तत्वों की कमी होती है, सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं उनकी कमी होती है, जिसके कारण से भी ये बीमारी पैदा हो जाती है। कौन सी वाली? माल न्यूट्रिशन वाली।
वो कौन कौन से होते हैं पोषक तत्व, जैसे कि लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी होना, दूसरा था विटामिन ए की कमी होना, आयोडीन की कमी होना, फोलिक एसिड की कमी होना और विटामिन B12 की कमी। अगर ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी होती है तो इस कारण से भी बच्चे में माल न्यूट्रिशन वाली समस्या पैदा हो जाती है। फिर हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी कि उन डेफिनेशंस का भी इनमें रोल होता है कि अच्छी तरीके से बच्चे की यदि ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो वो भी कुछ पोषक तत्व की कमी के कारण होती है। उसमें अल्पभार हो जाता है या बोनापन आ जाता है या वेस्टिंग आ जाती है, ओवरवेट हो जाता है, लो बर्थ वेट होता है। फिर हम आज जो हम पढ़ेंगे वो हमने पढ़ना है कि पोषक संबंधी जो समस्याएं हैं उसका जो प्रभाव होता है वो हमारे कैसे नजर आता है। ये भी हमने पढ़ा था, रिवाइज करेंगे दोबारा से कि पोषक संबंधी समस्याओं का प्रभाव हमारे शरीर पर कैसे दिखाई दे रहा है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में इन पोषक तत्वों की, इन न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। तो शारीरिक, यदि बच्चे की शारीरिक वृद्धि कम हो रही है, भाई जैसे आम बच्चे हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है और उनमें से एक बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसका वेट नहीं बढ़ रहा है उसकी एज के अकॉर्डिंग, तो ये समस्याएं हमें दिखाई दे रही है कि और बच्चे तो डेवलप कर रहे हैं और ये बच्चा डेवलप नहीं कर रहा। तो हम डॉक्टर के पास कंसल्ट के लिए जाते हैं तो वो बताता है कि बच्चे में शारीरिक वृद्धि इस कारण से नहीं हो पा रही है, जिससे उसका मानसिक और संज्ञात्मक विकास भी प्रभावित होता है। संज्ञात्मक का मतलब होता है वो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो भी इससे प्रभावित होती है। जब बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी तो ये चीजें भी इफेक्ट हो रही थी। दूसरा हमने पढ़ा था कि उत्पादकता में कमी आती है, यानी कि जो हमारी जीवन की गुणवत्ता है, जो हमारी क्वालिटी बिल्ड होती है, हम खाना अच्छे से खा रहे हैं, हम फिट हैं, तो हम में काम करने की जो क्षमता होती है वो डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर हमने कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिसीज आ रही है, किसी पोषक तत्व की कमी हो रही है, जो हमें एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो हमारा उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे काम पर भी पड़ेगा और व्यक्ति के काम पर इफेक्ट पड़ेगा तो परिवार इफेक्ट होगा और परिवार इफेक्ट होगा तो समाज इफेक्ट होगा और समाज होगा तो देश इफेक्ट होगा। तो यानी कि एक चेन दूसरे चेन से जुड़ी हुई है, ये चेन जो बनी है एक कड़ियां दूसरी कड़ी से जुड़ी है। तो अगर हम सही से नहीं खा पी रहे हैं, हमारी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ रहा है, हमारे काम पर पड़ रहा है। तीसरा पढ़ा था हमने कि उससे क्या होता है, देश की जीडीपी में भी कमी आती है, क्योंकि जैसे बताया यानी कि उत्पाद में कमी, सकल घरेलू उत्पाद, जिसके बारे में आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है कि हाँ, ये मत सोचिए कि एक व्यक्ति काम नहीं करेगा तो देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति अगर काम नहीं कर रहा है तो परिवार इफेक्ट हो रहा है, परिवार इफेक्ट होता है तो बेटा समाज इफेक्ट होता है, समाज इफेक्ट हो रहा है तो देश भी इफेक्ट होता है, तो हर व्यक्ति का जीडीपी में योगदान होता है, तो उससे वो भी इफेक्ट होता है। तो ये सारी जब कमी होती है, ये प्रभाव दिखाई देते हैं कि न्यूट्रिशन प्रॉब्लम से कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है। फिर हमने पढ़ा, इसमें आप पढ़ेंगे, आप आज जो हमने पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अल्प पोषण से संबंधित कारण क्या होते हैं, फैक्टर रिलेटेड टू अंडर न्यूट्रिशन, कि हमने अल्प पोषित और अति पोषित दो तरह के निकाली थी कैटेगरी, कि जो अंडर न्यूट्रिशन होते हैं और अति पोषण ओवर न्यूट्रिशन होते हैं। तो वो उससे कौन कौन से कारक इफेक्ट होते हैं, तो आज आप पढ़ेंगे अल्प पोषण से संबंधित, किससे, अल्प पोषण, फैक्टर ऑफ या फैक्टर्स रिलेटेड
related to undernutrition। जो अल्प पोषित बच्चे हैं, अल्प पोषित की समस्याओं से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आपने माल न्यूट्रिशन पढ़ा, तो ये उसकी आयरन की कमी हो जाती है। तो ये सारी कमियां किससे हो रही है, जो अंडर न्यूट्रिशन है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अल्प पोषण से संबंधित कारक, यानी कि जिनको पूरी मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसके कौन कौन से कारक होते हैं, से संबंधित कारक। सबसे पहला है बेसिक कॉजेज जो होते हैं, यानी कि मूलभूत कारण, जिसे हम बोलते हैं मूलभूत कारण, कि किन कारण से ये जो अल्प पोषण वाली समस्याएं हैं वो आ रही हैं। पहला है वास्तविक संसाधनों की गुणवत्ता में कमी। वास्तविक संसाधनों की क्वालिटी में कमी होना, की गुणवत्ता में कमी। कि जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उस कारण से भी क्या हो जाता है, अल्प पोषण की समस्याएं पैदा हो जाती है। जैसे कि जनशक्ति का अभाव हो रहा है, मानव भाई हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, या हमारे पास कुछ फाइनेंशियल ऐसे संगठन करता है जिनके कारण से ये सब चीजें अस्तित्व में नहीं आ रही है। जो सेवाएं नागरिक को मिलनी चाहिए वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो इस कारण से इसको हम कहेंगे कि जो इनको संचालित करने वाला है और वो नियोजित करने वाला जो तरीका है वो सही नहीं है। कि अगर गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें प्रोवाइड करी हैं और हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो ये उसका कारण है कि वास्तविक संसाधनों की क्वालिटी में कमी आना। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चों की हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई हुई है कि उन्हें मिड डे मील स्कूल वगैरह में प्रोवाइड होना चाहिए, लेकिन अब हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो चीजें मिली हुई हैं हम उनको एज इट इज रूप पे उनको अवेलेबल नहीं करा पा रहे, उसमें हम क्वालिटी लो कर रहे हैं। तो जो बच्चे को मिलना चाहिए वो चीज हमें गवर्नमेंट ने तो दी, लेकिन जो बीच के लोग हैं, मीडिएटर हैं, बीच वाले जो लोग हैं जो उन डायरेक्ट उन बच्चों को दे रहे हैं, वो लोग उनको सही चीज जो सोर्सेज उन्हें मिलने चाहिए उसकी क्वालिटी को गिरा देते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि मतलब इसी को हम कहेंगे कि वास्तविक संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता में कमी। मात्रा क्या, यदि गवर्नमेंट की तरफ से तो कहा है कि बच्चों को इतना मिलना चाहिए, यदि हम उसकी मात्रा कम कर देते हैं और उसमें कुछ मिलावट कर देते हैं तो वो चीज नहीं मिल पाई ना, इसीलिए इसको कहा गया कि संसाधनों की कमी और गुणवत्ता में कमी होना। दूसरा है रीजन राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था। कौन कौन सी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था। कि हमारी जो है राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में अब महिलाओं के लिए कि प्रेग्नेंट लेडी है उसको ऐसी चीजें मिलनी चाहिए, तो हमारे समाज में इसके लिए अवेयरनेस नहीं है। उस व्यवस्था को सही करने की जरूरत है, तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं, ज्यादा स्पीडली नहीं चलाए जा रहे हैं, या उनके लिए जो पैसा दिया जाना चाहिए उसकी व्यवस्था अच्छे से नहीं है।
कि महिलाओं में जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं जो उन्हें जरूरी मिलनी चाहिए। तो इसी को हमने कहा गया है राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था। भाई आप धार्मिक व्यवस्था भी कि हमारे समाज में कई बार महिलाओं के उस स्थिति को ध्यान में रखकर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि अगर उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए तो आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो इन सब चीजों की जानकारी नहीं है या वो जानकर अनदेखा कर देते हैं। तो ये चीजें भी बहुत इफेक्ट करती हैं कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो इस तरीके की है कि उन महिलाओं पर, उन लड़कियों के खान पीन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा ना, पुराने टाइम में ऐसा कुछ होता था। आजकल तो हम लड़के और लड़कियों दोनों के खान पीन पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे पुराने समाज में लड़कियों के खान पीन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था। केवल बेटा घर में होता था उसके ही खान पीन पर ध्यान दिया जाता था। तो इसी को ही कहा गया कि जो सांस्कृतिक धार्मिक आस्थाएं हैं हमने उनको ही ध्यान में रखा है कि लड़कियां तो घर में ही काम करती हैं, लड़के बाहर काम करते हैं, इसलिए उन्हें सब चीजों की जरूरत होती है। जबकि दोनों को ही अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग सभी पोषक तत्वों की जरूरी है उनके लिए, क्योंकि अगर लड़कियां पढ़ रही हैं तो उनको भी उस एज में वो ही सब न्यूट्रिशन मिलना चाहिए जो एक लड़के के लिए जरूरी है। और हम मानना ये है कि लड़कियों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाई उनके साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उन आयरन की कमी जिनके कारण उनमें हो जाती है, तो उन पर तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो उनके समाधान हेतु काम किया जाना चाहिए। थर्ड है संभावित संसाधन। थर्ड है संभावित संसाधन। जिसमें आप पर्यावरण, टेक्नोलॉजी सबको मान सकते हैं। और लोग सब इसमें आएंगे। संभावित संसाधन कि जो चीजें जरूरी होती हैं वो साधनों की कमी होती है, संसाधनों की सोर्सेस की कमी होती है। जो ये सारे कारण किस में आते हैं? बेसिक कॉजेज में आते हैं, अल्प पोषण से संबंधित। यानी कि गुणवत्ता में कमी क्यों हो रही है? राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का इफेक्ट अल्प पोषण पर पड़ रहा है। और संभावित संसाधन नहीं है, पर्यावरण नहीं है, उनको एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं मिल रहा, घर का माहौल ऐसा नहीं होता, ये सारी चीजें ही इफेक्ट करती है। या टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो अवेयरनेस नहीं है लोगों में। तो इस कारण से ये क्या है? सारे बेसिक कारण हैं कि जो अल्प पोषण से संबंधित हैं, कि कुछ तो ये मूलभूत कारण है और कुछ होते हैं बेसिक कॉजेज। आपको बेटा क्लियर हो गए सबको? पहला है इसमें बेटा घरेलू और पारिवारिक। पहले वाले बेसिक समझ में आ गए आपको कि मूलभूत कारण कौन कौन से होते हैं। अब दूसरे हैं घरेलू और पारिवारिक कारण कौन कौन से होते हैं। पहला है इसमें भोजन की अपर्याप्त सुविधा। सुविधा पहले मैं लिख देती हूँ, फिर आपको वन बाय वन समझा दूंगी। दूसरा है अपर्याप्त मातृ व शिशु देखभाल। अपर्याप्त मातृ एवं शिशु देखभाल। शिशु देखभाल। तीसरा है अपर्याप्त जल एवं स्वच्छता। चौथा है अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं।
पांचवा है अपर्याप्त शिक्षा। अब आप देखिए, पहला है इसमें भोजन की अपर्याप्त सुविधाएं। अब देखिए, सब तरह के परिवार होते हैं, कुछ परिवार आर्थिक रूप से सक्षम भी नहीं है, तो जो परिवार सक्षम नहीं है तो उस समय उनकी बेसिक जो नीड है वो क्या है, पेट भरना। तो उस कारण से वो इस चीज की जानकारी नहीं होती उन्हें कि उन्हें कौन सा खाना खाना चाहिए, क्योंकि उस समय ये चीज तो नहीं देखी जाएगी बेटा। उस समय केवल उनको क्या करना है कि हमारी भूख वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए। तो उस कारण से उनको कई बार तो भोजन भी नहीं मिल पाता है, एक टाइम मिल गया दूसरे टाइम नहीं मिला। जो डेली वेजेस वाले होते हैं उनके साथ मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है। तो भोजन की क्या है, अपर्याप्त सुविधा है, क्योंकि हमारे देश में बहुत बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, जिस कारण से ये समस्या है। तो ये क्या किसमें आएगी, घरेलू और पारिवारिक कारक में। दूसरा है अपर्याप्त मातृ एवं शिशु देखभाल, यानी कि उन बच्चों को पूरी तरीके से कि बच्चों के लिए कैसी देखभाल होनी चाहिए, उनकी एज के लिए कौन से न्यूट्रिशन दिए जाने चाहिए, वो सुविधाएं वह नहीं हो पाती। और न ही माताओं, गर्भवती महिलाएं हैं, हाँ गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनको भी ये सब सुविधाएं नहीं मिल पाती है कि उनको उस समय क्या क्या खाना चाहिए। तो मतलब उनको पूर्ण रूप से ये सब चीजें नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, जिस कारण से जो बच्चों का वेट है वो कम हो रहा है, या महिलाओं को ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो रही है। ब्लड खून की कमी होना और आयरन की कमी होना, ये सारी समस्याएं इस कारण से होती है। अपर्याप्त जल, सफाई और स्वच्छता, कि उन्हें सफाई के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती कि हमें कैसे अपने आप को उस एज में या उस स्थिति में सैनिटाइज कर या साफ जल का प्रयोग करना चाहिए, साफ सफाई का प्रयोग करना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे की कई बार इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स ये सारी हो जाती है, जिसके कारण से उनमें कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सुविधाएं उनके पास नहीं होती है। ये सारी समस्याएं उसी एरिया में होती है जहां पर रहने के लिए केवल एक ही रूम होता है, वो एक ही झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बहुत सारे परिवार रह रहे हैं। तो ये सारी कमी के कारण ही उनमें ये समस्याएं पैदा होती हैं। अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, उन्हें किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, ना ही उनको जानकारी होती है कि उस एज में क्या टीका, बच्चों के लिए क्या टीका लगवाना चाहिए जिससे उनमें ये प्रॉब्लम्स ना हो, या एक गर्भवती महिलाओं को अपने चेकअप में डेली चेकअप का जो मंथली चेकअप होते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर वो ट्रीटमेंट लेंगी तभी तो उन्हें पता चलेगा कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, इन सब चीज की कमी है, इन न्यूट्रिशन की कमी है, या उनको इस एज में ये न्यूट्रिशन लेने चाहिए। तो ये सारे रीजन क्या है, घरेलू और पारिवारिक, क्योंकि ये सारा इफेक्ट किसके कारण से है, आर्थिक स्थिति के कारण से। अपर्याप्त शिक्षा, यानी कि उनको वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो उनको इस सबके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती कि एक बच्चे की हेल्थ के लिए क्या क्या काम करना जरूरी है, या उसके लिए जानकारी क्या क्या जरूरी होती है, गर्भवती महिलाओं को क्या जरूरी होता है, ये सब क्या है, शिक्षा के अभाव के कारण ही होता है। तो ये सब किस में आते हैं रीजन में, कि घरेलू और पारिवारिक कारण में। तो आपने पहले पढ़ा मूलभूत कारण, अब दूसरा पढ़ा है घरेलू और पारिवारिक। जो तीसरा रीजन कारक जो है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए कर दीजिए। थैंक यू सो मच।